दोस्तों, खंड शिक्षा अधिकारी यानी कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की पोस्ट जो कि आने वाली है, उसके लिए ये मॉडल पेपर नंबर 1 होगा। लेकिन मॉडल पेपर को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताना चाहूँगा। तो देखिए, जो खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा होगी, इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है। इसमें आपको बीएड ज़रूरी है, स्नातक के बाद ही बीएड होता है। तो अगर आपने बीएड किया हुआ है तो आप ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के लिए आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा कोई अन्य डिग्री सामान्यतया मान्य नहीं होती है। सिलेक्शन में यहाँ पर इंटरव्यू नहीं है, प्री और मेंस की परीक्षा आपको देनी पड़ेगी, यानी कि 2 लेवल की परीक्षा से आपको गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले एक स्क्रीनिंग की परीक्षा होगी जिसमें जीएस का एक पेपर होगा, इसको प्री की परीक्षा कहेंगे। और इसके बाद मेंस की परीक्षा आपको देनी पड़ेगी। मेंस की परीक्षा जो होती है, इसमें एक पेपर जीएस का होगा, दूसरा पेपर जो होगा वो हिंदी का होगा। हिंदी का जो पेपर होगा, इसमें 2 पार्ट रहेगा। पहला ग्रामर होगा और दूसरा कौन सा होगा, एसे होगा। ध्यान दीजिए कि सभी पेपर जो मेंस में आप लिखेंगे वो डिस्क्रिप्टिव रहेंगे, ठीक है। प्री में एक पेपर रहेगा जीएस का जो कि ऑप्शनल रहेगा, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो पेपर 1 यानी कि जो प्रारंभिक परीक्षा होगी ये 300 अंकों की होगी और 2 घंटे का समय आपको मिलेगा, ये ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जो मेंस की परीक्षा होगी उसमें कुल मिला के जीएस 200 नंबर, हिंदी 200 नंबर, यानी कि आपकी जो फाइनल मेरिट बनेगी वो 400 मार्क पर तैयार होगी। यहाँ पर इंटरव्यू नहीं है तो इसका फ़ायदा भी आप लोग उठा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो नोटिफिकेशन है उसके आने में थोड़ा सा वक्त है, लेकिन तैयारी में ऐसा भी नहीं है कि आप 1-2 महीने की तैयारी में प्री और मेंस क्रैक कर ले जाएंगे। इस परीक्षा का भी अपना एक लेवल है, अपना एक स्तर है। तो ये मॉडल पेपर नंबर 1 जो कि आपके सामने है, जब आप इसको देखेंगे प्रश्नों का स्तर समझ में आपको आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो प्रश्न आपके सामने हैं ये अति संभावित भी हैं और बिल्कुल उसी प्रकार के हैं जिस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आप देखेंगे। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और ऐसे प्रश्नों पर आप लोग थोड़ा सा फोकस भी किया करिए। पहला क्वेश्चन भारत वन स्थित रिपोर्ट 2021 पर आधारित है। यहाँ पर कुछ बिंदु दिए गए हैं, इन बिंदुओं पर आपको विचार करना है। जैसे कि पहला बिंदु है, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MOE-FCC ने भारत वन स्थित रिपोर्ट 2021 को जारी किया। यह कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन देखिए, इस रिपोर्ट को द्विवार्षिक रूप से भारतीय वन संरक्षण द्वारा प्रकाशित किया जाता है, यानी कि ये जो रिपोर्ट है ये 2 साल पे आती है। ये भी करेक्ट है। इसके पहले जो रिपोर्ट आई थी वो 2019 में आई थी। तीसरा बिंदु देखिए, सन 1987 में पहला सर्वेक्षण प्रकाशित हुआ था और वर्ष 2021 में भारत वन स्थित रिपोर्ट का यह 17वां संस्करण है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक ही प्रश्न में कई सारे बिंदु आपको मिल जाएंगे, या यूँ कहिए कि कई प्रश्नों को जोड़कर एक प्रश्न अब पूछा जाता है। यूपीपीएससी बिल्कुल यूपीएससी के पैटर्न पर काम कर रहा है। यहाँ पर कूट दिए रहेंगे और उसी में से आपको उत्तर का चुनाव करना है। तो क्योंकि यहाँ पर तीनों के तीनों कथन बिल्कुल सही हैं तो आपका उत्तर बनेगा ऑप्शन डी। जी हाँ, तीनों कथन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं। तो इसी प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, और देखिए ये जो सीरीज है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जहां पर इसकी पीडीएफ शेयर की जाएगी। और इन प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी MCQs अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप studyvigyanprakash.com पर भी विजिट कर सकते हैं। भारत वन स्थित रिपोर्ट 2021 यानी कि ISFR 2021 के अनुसार उच्चतम वन क्षेत्र आच्छादन वाले राज्य में प्रथम स्थान किसका है। यहाँ पर प्रश्न हो रहा है क्षेत्रफल के मुताबिक। तो देखो फ्रेंड्स, ISFR 2021 के मुताबिक सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है वन क्षेत्र का वो मध्य प्रदेश में है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर उड़ीसा है और फिर महाराष्ट्र है। कुछ भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में देखा जाए तो शीर्ष राज्य है मिजोरम। मिजोरम में प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है। क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश, प्रतिशत में मिजोरम प्रथम स्थान पर है। अरुणाचल प्रदेश दोनों ही दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। मेघालय, मणिपुर और नागालैंड इसके बाद आएंगे प्रतिशत के रूप में।
अगला क्वेश्चन है, हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत कब की गई थी? अच्छा, ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत की गई थी कब? 2014 में, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट है। जलवायु परिवर्तन पर ही राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC के तहत 8 मिशनों में से एक है आपका हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन। इसको शुरू कब किया गया था? फरवरी 2014 में। देश के जैविक संसाधनों और संबंधित आजीविका को प्रतिकूल जलवायु परिवर्तन के खतरे से बचाने तथा पारिस्थितिकी स्थिरता, जैव विविधता संरक्षण और भोजन पानी और आजीविका पर वानिकी के महत्वपूर्ण प्रभाव को पहचानने के उद्देश्य से इसे शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 पर विचार कीजिए। 2 बिंदु दिए गए हैं। वैश्विक भुखमरी सूचकांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI 2022 भारत कुल 121 देशों में 6 स्थान और फिसलकर 107वें स्थान पर आ गया है। ठीक है, पिछली बार भारत 121वें स्थान पर था, अब 107वें स्थान पर है। कुल देश कितने हैं? 121। ये कथन बिल्कुल करेक्ट है। भारत सरकार ने GHI की कार्यविधि पर सवाल उठाया है, ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। भारत मानने को तैयार नहीं है कि GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो भारत की स्थिति है वो बिल्कुल सही से दर्शाई गई है। तीसरा बिंदु है कि हंगर रिपोर्ट आयरलैंड की एजेंसी है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मनी के संगठन वेल्ट हंगर हिल्प के द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई है। तो तीनों कथन यहाँ पर सही हैं, इसलिए आपका जो विकल्प डी होगा ये बिल्कुल सही माना जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट की गणना के लिए IFPRI द्वारा उपयोग किए जाने वाले संकेतक निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो आधे पेट खाना, बाल स्टंटिंग, बाल मृत्यु दर। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सही जवाब है ऑप्शन सी। 1, 2 और 3 सभी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्मार्ट सॉल्यूशंस चैलेंज एंड इंक्लूसिव सिटीज अवार्ड्स 2022 को प्रस्तुत किया है। श्रेणी 1 के प्रारंभिक चरण के नवाचारों में विजेता कौन है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन हैं? हरदीप सिंह पुरी हैं। उन्होंने स्मार्ट सॉल्यूशंस चैलेंज एंड इंक्लूसिव सिटीज अवार्ड को प्रस्तुत किया है। तो प्रारंभिक चरण के नवाचारों में विजेता कौन है? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी, ग्लोवाट्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा फिफ्थ सेंस। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। देखो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 1 सितंबर 2022 को स्मार्ट सॉल्यूशन चैलेंज एंड इंक्लूसिव सिटीज अवार्ड्स 2022 को प्रदान किया। ये पुरस्कार नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स यानी कि NIUA और यूनाइटेड नेशन की एक संयुक्त पहल है, जो शहरी स्तर पर विकलांग व्यक्तियों, महिलाओं, लड़कियों और बुजुर्गों के सामने जो पहुंच और समावेशन से संबंधित चुनौतियों का समाधान प्रदान करता है। तो ये प्रश्न भी बहुत ही जरूरी और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, उपहार कर अधिनियम 1958 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर देखिए कथन है, पहला कथन है, शादी के समय किसी रिश्तेदार द्वारा दिया गया उपहार कर देयता से पूरी तरह मुक्त होता है। दूसरा कथन है, योग्यता के आधार पर स्थानीय अधिकारियों या शैक्षणिक संस्थानों द्वारा प्राप्त नगद या पुरस्कार कर से छूट प्राप्त है। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प है कौन सा सही है? सही जवाब केवल ऑप्शन बी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि लॉक इन अवधि के भीतर शेयर उद्धृत शेयर नहीं होते हैं और इस प्रकार उपहार कर देयता निर्धारित करने के लिए उन्हें अनुद्धृत शेयरों के रूप में मूल्यांकित करने की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित जोड़े पर विचार कीजिए। पोक्कली धान का संबंध क्या तमिलनाडु से है? जी नहीं। फेनी स्प्रिट एक वाइन समझ लीजिए, ये गोवा से संबंधित है, करेक्ट है। जुडिमा राइस वाइन असम से संबंधित है, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर 2 और 3 सही है, पहला गलत है, तो आपका आंसर बनेगा ऑप्शन 2। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, पोक्कली धान का जो संबंध है वो केरल से है। गोवा सरकार ने फेनी देसी शराब को राज्य की विरासत की भावना के रूप में वर्गीकृत किया है और असम में दिमासा समुदाय द्वारा बनाई गई शराब जिसका नाम है जुडिमा, तो जुडिमा को ग्लोबल भौगोलिक संकेत ग्लोबल इंडिकेशन टैग से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, केन बेतवा लिंक नहर किस राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है? केन बेतवा लिंक नहर किस राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है? हिंट देता हूँ, ये जो उद्यान है वो मध्य प्रदेश में है और इसका नाम हो जाएगा
जी हाँ फ्रेंड्स, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, दैट इज ऑप्शन सी। तो बेतवा, केन बेतवा लिंक नहर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में स्थित पन्ना नेशनल पार्क, बेसिकली उत्तर मध्य प्रदेश समझिए इसे, पन्ना नेशनल पार्क से होकर गुजरती है। यह एक बाघ आरक्षित क्षेत्र है। केन बेतवा लिंक परियोजना यानी कि KBLP एक नदी अंतर्योजन परियोजना है जिसका उद्देश्य यूपी में केन नदी के अधिशेष जल को मध्य प्रदेश में झांसी, बांदा के जिलों में फंसे सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र की सिंचाई के लिए अधिशेष जल में स्थानांतरित करना है। ललितपुर और यूपी के महोबा जिले और मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, पन्ना और छतरपुर जिले इससे लाभान्वित होंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा देश सार्क का सदस्य देश नहीं है? नेपाल भी है, मालदीव भी है, अफगानिस्तान भी है, चीन इसका उत्तर होगा। चीन जो है सार्क का सदस्य देश नहीं है। देखो फ्रेंड्स, सार्क क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संघ है। यह एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है। इसके जो मेंबर हैं भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका और बांग्लादेश हैं। सार्क देशों को याद करने की ट्रिक आपको बताता हूँ। MBBS पेन याद कर लीजिए। M फॉर मालदीव, B फॉर भूटान, B फॉर बांग्लादेश, S फॉर श्रीलंका, P फॉर पाकिस्तान, A फॉर अफगानिस्तान, I फॉर इंडिया एंड N फॉर नेपाल। तो इस प्रकार से MBBS पेन ये शब्द रट लीजिए, आपको याद रहेगा कि कौन कौन से देश सार्क देशों में शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में किस देश ने G7 प्रेसिडेंसी का पदभार ग्रहण किया? कब? जनवरी 2022 में। तो G7 प्रेसिडेंसी का पदभार ग्रहण किया है जर्मनी ने। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है, ध्यान दीजिएगा इस पर। 1 जनवरी को जर्मनी ने G7 प्रेसिडेंसी का पदभार ग्रहण किया था। 2022 G7 शिखर सम्मेलन 26 से 28 जून 2022 तक बवेरियन एल्प्स यानी कि जर्मनी में आयोजित किया गया। G7 या ग्रुप ऑफ 7 में अमेरिका, कनाडा, जापान, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, इटली और जर्मनी शामिल हैं। अगला क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि G7 की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर बनेगा 1975, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट है। ग्रुप ऑफ 7 में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका, यह एक अंतर सरकारी राजनीतिक मंच है। स्थापना हुई थी 1975 में। प्रश्न ये भी पूछा जाएगा कि कौन सा पुल असम में डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश में पासी घाट से जोड़ता है? तो असम का जो डिब्रूगढ़ है उसको अरुणाचल के पासी घाट से जोड़ता है बोगीबील नामक जो पुल है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। बोगीबील पुल भारत का 5वां सबसे लंबा पुल है, याद रखिएगा। बोगीबील पुल असम के डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट से जोड़ता है, करेक्ट। यह एक रेल सह सड़क प्रकार का पुल है, यानी कि इस पर ट्रेन भी चल सकती है और सड़कें भी, यानी कि जो सड़क है वो भी है इस पर और ट्रेन भी है। तो बेसिकली इसको इस प्रकार से बनाया गया है कि रेल और सड़क दोनों यातायात के लिए सुगम हो सके। एशिया का दूसरा सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल है ये भी याद रखना। बोगीबील पुल ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है, लंबाई है 4.94 किलोमीटर, जी हाँ। और पुल दिसंबर 2018 पर 25 दिसंबर 2018 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? हल समझ रहे हैं आपने? हल का जो टेराकोटा है वो किससे प्राप्त हुआ है? तो फ्रेंड्स ये मिला है आपको धौलावीरा से नहीं मिला है, बनावली से मिला है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है, बनावली। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे था, किस वंश से? कलिंग के जो नरेश थे खारवेल, उनका संबंध था महामेघवाहन वंश से, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत यात्रा कब की थी? चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत यात्रा की थी 515 से 520 ईस्वी के बीच में। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। वह बौद्ध महारानी हु के शासनकाल के दौरान भिक्षु हुई झेंग फाली और झेंग फूज के साथ 518 शताब्दी में भारत आया था, जो उत्तरी वेई राजवंश से संबंधित है। किस प्रकार की भूमि को अग्रहत कहा जाता है? अग्रहत बिना जोती हुई जंगली भूमि, सिंचित भूमि, घने जंगल वाली भूमि या जोती हुई भूमि? तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर सही जवाब बनेगा ऑप्शन ए। अग्रहत कहा जाता है बिना जोती हुई जंगली भूमि को। गुप्त काल में उपयोगिता के आधार पर जमीनों का नामकरण किया जाता था। क्षेत्र कहा जाता था उन जमीनों को जिस पर खेती होती थी। वास्तु मतलब निवास हेतु जो उपयुक्त क्षेत्र होता था उसे वास्तु। खिल मतलब जो भूमि जोती नहीं जाती वो खिल है। अपरहत मतलब
बिना ज्योति जंगली भूमि। तो इसको भी याद रखना, एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और एक होता था चारागाह, जो कि अभी भी प्रचलित है। दीवाने अर्ज विभाग संबंधित था किससे? दीवाने अर्ज, देखो फ्रेंड्स, जो दीवाने अर्ज था ये संबंधित था रक्षा विभाग से, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। आपको बता दें कि दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना सल्तनत काल में बलबन ने की थी। उसने अहमद अयाज को इस विभाग का पहला अध्यक्ष बनाया था और इस विभाग के अध्यक्ष को आरजे मुमालिक कहा जाता था। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन? बहमनी राज्य का संस्थापक बताइए। सही जवाब बनेगा अलाउद्दीन हसन, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। अलाउद्दीन बहमन शाह, जिसे अलाउद्दीन हसन गंगू बहमन शाह और हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक की सेना का एक सूबेदार था, जिसने दक्षिण भारत के पहले इस्लामी राज्य बहमनी सल्तनत की नींव रखी थी। अलाउद्दीन बहमन शाह का जन्म के समय जो नाम था वो हसन नाम था। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो अब्दुल रज्जाक जो कि इटली से आया था, वो आया था देवराय द्वितीय के शासनकाल में। देवराय द्वितीय का जो शासनकाल था वो कब से कब तक था? तो देवराय द्वितीय 1424 से लेकर 1446 तक राजा रहे। संगम राजवंश से विजयनगर साम्राज्य के सम्राट थे। देवराय द्वितीय संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा माना जाता था। कृष्णदेवराय के पूर्वगामी थे। वे संभवतः संगम राजवंश के महानतम सम्राट थे और उन्होंने कुछ समकालीन प्रसिद्ध कन्नड़ तथा तेलुगु कवियों को संरक्षण भी प्रदान किया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 26 नवंबर को। 26 नवंबर के दिन 1949 में भारत की संविधान सभा ने अपने संविधान को अपनाया था। हालांकि इसे 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू किया गया था। भारत के नागरिकों में संविधान के प्रति जागरूक करने और संवैधानिक मूल्यों को याद दिलाने के लिए हर साल 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। साल 2015 से भारत हर वर्ष 26 नवंबर को अपना संविधान दिवस मनाता है। इसके लिए सामाजिक न्याय मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट ने 19 नवंबर 2015 को फैसला किया था कि 26 जनवरी को राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी मनाया जाएगा। मतलब ये कि 26 जनवरी को राष्ट्रीय कानून दिवस और राष्ट्रीय संविधान दिवस 2 दिनों के रूप में मनाया जाता है। इसको आप याद रखना। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो इसका आंसर बनेगा जी हाँ, ऑप्शन बी, यानी कि अटॉर्नी जनरल। यह भारत सरकार का ऐसा अधिकारी है जो सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार रखता है। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किस अनुच्छेद के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है? अभी आप लोगों ने फहराया था ना राष्ट्रीय ध्वज, तो ये जो अधिकार आपको मिलता है ये मिलता है अनुच्छेद 21 से। ये आप बिल्कुल रट लेना, ठीक है। तो भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल क्या है? तो दोस्तों ये समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी है, यानी कि ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी समिति है। एक सांसद की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार कितने दिन की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है? तो अगर कोई भी सांसद 60 दिनों तक संसद में नहीं आता है तो उस सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन बी। जी हाँ, ऑप्शन बी, 2 माह। और ये व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 101(4) के अनुसार की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो दोस्तों इसका आंसर बनेगा 42वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था बताओ? देखो ये हुआ था 1976 में। 1976 के 42वें संविधान संशोधन में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता आदि शब्द जोड़े गए थे। भारत के भूभाग के कितने प्रतिशत भाग पर वर्ष में 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है? तो फ्रेंड्स भारत के 35% भूभाग पर वर्ष में 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। प्रश्न होगा कि भारत का सबसे सूखा भाग कौन सा है? तो फ्रेंड्स पश्चिमी राजस्थान ये भारत का सबसे सूखा भाग है। और इसी के साथ भारत की जलवायु कैसी है? तो फ्रेंड्स भारत की जलवायु कैसी है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा मानसूनी, ठीक है। यहाँ पर मानसूनी दिया नहीं गया है तो चलिए हम मानसूनी मान लेते हैं। सही जवाब बनेगा इसका मानसूनी, ऑप्शन बी। भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? तो मानसून का प्रभाव पड़ता है,
भूमध्य रेखा का सानिध्य है, हिंद महासागर का भी अस्तित्व है, महासागरीय धाराओं का भारत की जलवायु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो सही जवाब बनेगा आपका ऑप्शन बी। और ये देखिए आज का अंतिम प्रश्न है कि तटवर्ती आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा को निम्नलिखित में से किस कारण से प्रायः प्राकृतिक विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर बनेगा जी हाँ ऑप्शन ए यानी कि चक्रवात। ठीक है, तो ये थे आज के 30 प्रश्न और उम्मीद ही नहीं पूरा भरोसा करता हूँ कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। और इसी के साथ आपके लिए होमवर्क का एक प्रश्न भी है। प्रश्न है कि अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा कहाँ पर होती है। ये हैं आपके ऑप्शन गारो खासी जयंतिया पहाड़ी, छोटा नागपुर पठार, कोरोमंडल तट या फिर मालवा पठार। इसका उत्तर प्लीज़ आप ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ देखिए अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं खंड शिक्षा अधिकारी के स्पेशल टेलीग्राम चैनल से तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और अगर आप इसी प्रकार के MCQs और भी चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं studyvithgyanprakash.com पर। तो पुनः आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। लगातार प्रैक्टिस सेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और घंटी वंटी नहीं दबाई है तो ज़रूर दबा देना। थैंक यू सो मच।